ओके बच्चों बच्चों बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने टीडीएस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे मेरे बच्चा? टीडीएस। क्या तुम्हें याद है? कल हमें क्लबिंग के क्वेश्चन करने थे पर हमने नहीं किए, तो डरना मत और प्लीज मेरे को मैसेज मत करना, सर आपने तो बोला था क्लबिंग के क्वेश्चन करेंगे, इज दिस द मैनर सर, यू आर नॉट सॉल्विंग इट। टेंशन मतलब मैं है, ठीक है। अच्छा जी, टीडीएस के अंदर में कल हम लोगों ने टीडीएस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, टीसीएस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। से यस। और आज अपने को एंटर करना है, आज अपने को एंटर करना है आज अपने को एंटर करना है टीडीएस के सेक्शन के अंदर में। यस, पेज नंबर 3.9 के ऊपर आएंगे, जल्दी आइए। ओके कम ऑन जल्दी पहुंच गए। चलो मैं सबसे पहले वो वाले सेक्शन लेने जा रहा हूं जिसको मैंने बहुत अति इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, बराबर है। तो जिसको हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा है कि भैया ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले वो करने जा रहे हैं। इन सेक्शन की श्रृंखला में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 194N, वो है सेक्शन 194N। तो चलो जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 9 पे, सेक्शन 194N। सेक्शन 194N याद रखने का तरीका क्या था बेटा? नकदी। याद रखने का तरीका क्या था? नकदी, दैट इज कैश विड्रॉल। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाह रहा था कि कौन सा, सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर आप देखें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि कैश मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए, मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट है वो इसको बढ़ावा देना चाहते थे। से यस। अब इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक और प्रोविजन लगाई। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग क्या कर रहे हैं? कैश विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कैश तब आएगा जब कोई ना कोई कैश विड्रॉ करेगा। से यस, राइट। अगर मार्केट में कैश लाना है तो कोई ना कोई विड्रॉ जरूर कर रहा होगा। अब इस विड्रॉल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति विड्रॉ कर रहा है इसके ऊपर क्या कीजिए? आप टीडीएस लगाइए, राइट। सेक्शन जब इनिशियली आया था तो इसने कहा था कि भैया 1 करोड़ से ऊपर अगर कोई कैश विड्रॉ करता है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। कितना परसेंट? 2%। सो अगर कोई कैश विड्रॉ कर रहा है, अगर कोई कैश विड्रॉ कर रहा है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ व्हाट? 2%। यस। इसमें 5% का भी एक क्लॉज है, बुक में यहां पे डायरेक्ट 5 आया है, ये डायरेक्ट 5 नीचे वाले क्लॉज के लिए है। सबसे पहले टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। यस और नो? अच्छा जी, अब हुआ क्या? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कैश विड्रॉ कर रहा है अगर उसने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे, पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं, तो ऐसे केस में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 20 लाख के ऊपर 2% एंड 1 करोड़ के ऊपर 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा। सो टेक्निकली यहां पे 2 क्राइटेरिया है। पॉइंट नंबर 1, सामने वाले ने रिटर्न भरे हैं पिछले 3 साल के, सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरे। क्लियर है? अगर सामने वाले ने रिटर्न पिछले 3 साल के भरे हैं एंड इनकम जो विड्रॉ कर रहा है या अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं वो 1 करोड़ के ऊपर है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। 2% होल अमाउंट पे लगेगा या अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ पे लगेगा? अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ पे आपको 2% का टीडीएस लगेगा। यस और नो? राइट। अच्छा, और अगर आपने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं तो ऐसे केसेस में आपका 20 लाख से ऊपर विड्रॉल पे ही 2% एंड मोमेंट ये एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर चले गया तो 5% का टीडीएस आ जाएगा। यस और नो? फर्दर ये सेक्शन कहता है कुछ लोग जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, उनके ऊपर कुछ ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए ध्यान से सुनिए एवरीवन, चलिए ध्यान से सुनिए एवरीवन, राइट। सेक्शन 194N, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस ये टीडीएस डिडक्ट करेगी। कब? जब कोई भी असेसी, कैसा बेटा? एनी असेसी, कैसा बेटा? एनी असेसी कैश विड्रॉ कर रहा है कितने से ऊपर का? 1 करोड़ फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट मेंटेन, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%. TDS will be at the rate of 2%. If payee has not filed ROI for all 3 years, then 20 लाख से ऊपर गया तो 2%, 1 करोड़ से ऊपर गया तो 5% का TDS आएगा. Yes, but the section is applicable at the time of payment. मतलब TDS कब करेंगे? At the time of payment. TDS कब करेंगे? At the time of payment. Yes or no? अच्छा जी सर ये सेक्शन कुछ पेमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है. When withdrawal is by
व्हेन विड्रॉल इज बाय गवर्नमेंट। अगर ये पैसा गवर्नमेंट विड्रॉ करती है, अगर ये पैसा गवर्नमेंट विड्रॉ करती है, सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस विड्रॉ करता है, सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं? बिजनेस कई बैंकिंग बिजनेस कई लोगों से एफिलिएटेड होता है। वेयर बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स क्या करते हैं? अगर आपको पता होगा, रिसेंटली बैंकिंग आपके घर पे आके कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की फैसिलिटी भी देता है। तो ये जो करते हैं, ये एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है, वो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। अब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम ही यही है कि कैश विड्रॉ करो, और जिनने ऐप में रिक्वेस्ट किए कि मेरे घर आके डिलीवर करना है, तो आपको वहां जाकर के डिलीवर करना है। अब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स का काम ही विड्रॉ करना है, इसलिए उनको भी हटा दिया गया। एनी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, आपने कई बार सड़क पे जाते हुए एक ब्लू कलर की वैन देखी होगी, एटीएम कैश बैंक बोला जाता है जिनको, यस, जो एटीएम रिफिल करती है। दीज आर कॉल्ड एज व्हाइट कॉलर एटीएम रिफिलर्स। इनका काम ही है बैंक से पैसा विड्रॉ करो और एटीएम में जाकर के कैश रिफ्लिश करो। ऑथराइज डीलर सब एजेंट फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस बाय आरबीआई। फुल फ्लेज मनी चेंजर बाय आरबीआई काम क्या है? आपसे इंडियन करेंसी लेगा, फॉरेन करेंसी इशू करेगा, फॉरेन करेंसी लेगा, इंडियन करेंसी इशू करेगा। इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस ही पूरा का पूरा कैश में ऑपरेट होता है, इसीलिए इनको भी एक्सक्लूड किया गया। कहा गया कि भैया ये विड्रॉ भी करते हैं तो इन पर टीडीएस नहीं है। बट इनको क्या करना है? एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। यस, इनको क्या करना है? सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। तो आइए हम रजिस्टर में लिखे जा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज जरूर लिखे जा रहे हैं। 194N कैश विड्रॉ। अगर कोई भी बैंक कोऑपरेटिव या फिर बोलो ना बेटा पोस्ट ऑफिस पेइंग टू assessee upon cash withdraw pay filed ITR for all 3 previous year, does not file ITR for all 3 previous year. If withdraw exceed 1 crore, TDS at the rate of 2% on sum exceeding 1 crore. If withdraw exceed 20 lakhs, 2%, exceed 1 crore, 5%. Section not applicable if withdrawn by गवर्नमेंट, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, फोर्थ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, फिफ्थ कमीशन एजेंट ऑपरेटिंग अंडर एपीएमसी। सर एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सीधे शब्दों में मार्केट यार्ड। सिक्स्थ फुल फ्लेज मनी चेंजर
or his franchise agent if maintain separate account इज दैट डन। अगर अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मेरे को पता नहीं क्यों बट दिल से लग रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन किस पार्ट पे आएगा या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक बात याद रखना दोस्तों, कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आने वाले। सब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट टैक्स होने से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, समझ आ रही है बात। और इनडायरेक्ट होने से भी कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्ट नहीं आते बराबर है। ध्यान से सुनिएगा मालिक। मालिक क्या होता है कि क्वेश्चन आपको कभी भी दो तीन चीजें एक साथ मिला करके पूछेगा, दो तीन चीजें एक साथ मिला करके पूछेगा। अब क्वेश्चन कैसे आपको फ्रेम हो सकता है, स्पेशली द एमसीक्यू में कैसे फ्रेम हो सकता है, आपको एक पूरा बताया जाएगा कि भैया एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। पहले पूरी फालतू की बात लिखते हो, बराबर है, आपको तो पता ही है एमसीक्यू में वो कैसा करते, पहले पूरे गांव भर की बातें लिख देते, ये ऐसा बिजनेस है, इसका टर्नओवर इतना, इसका प्रॉफिट इतना, इसका इस फलाना फलाना बैंक के अंदर में अकाउंट है। यहां से पिक्चर चालू होगा कि भैया इसका मल्टीपल अकाउंट इस बैंक के अंदर में है ड्यूरिंग द ईयर। अब नीचे दे देंगे डेट ताकि क्वेश्चन दिख जाए बड़ा, बराबर है, नीचे दे देंगे डेट, डेट दे देंगे 1 2 3 4 और बोलेंगे ये विड्रॉ ये विड्रॉ ये विड्रॉ ये विड्रॉ ये विड्रॉ। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 1, वेदर द बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भैया पहले ये देखना क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कि सामने वाले ने रिटर्न भरा या नहीं। मेरे को लगता है फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिखेंगे नहीं रिटर्न भरा। अब बोलेंगे कि एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर है तो 2% टीडीएस। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम द लास्ट 3 years, व्हाट विल बी योर आंसर। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 20 लाख के ऊपर जहां आ रहा है वहां पे 2% काटना है, एंड 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है वहां पे 5% काटना है। तीसरा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द ट्रेडर इज अ फुल फ्लेज मनी चेंजर। मतलब तीसरा ये जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन के ऊपर लिस्ट बना करके दे देंगे। चौथा क्वेश्चन आपको चौथा क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, सपोज इफ द ट्रेडर डिड नॉट प्रोवाइडेड द पैन, व्हाट इज द टीडीएस रेट विच विल बी डिडक्टेड बाय बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। यहां से उसने आपको पैन में घुसा दिया, व्हाट विल बी योर आंसर, क्योंकि ये एमसीक्यू चल रहा है। व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबाव केस इफ he has not provided PAN, also not provided the रिटर्न, क्योंकि इसमें 3 साल के रिटर्न उसने भरे नहीं थे, तो यहां पे एक ऑलरेडी हिंट था 206 AB वाला, वो आपको तुरंत क्लिक होगा नहीं वहां पे। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा मिक्स करके आपको पूछेंगे, आपको ये दिमाग लगाना है कि कहां कहां क्या क्या होने वाला है। समझ आ रही है बात। बट पूरी गारंटी है कि आपको ये जो टीडीएस वाले पार्ट है ना, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको ये पूछेंगे। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो मैंने एबीसी एनालिसिस दिया था, आप अभी भी जाकर के देख लो, आपका पेपर मोटे मोटे तौर पे एबीसी एनालिसिस पे भेजता। इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने कोई सेटिंग करी, इसका मतलब ये है कि अपन इतने साल से देखते आ रहे हैं। फाइनल वालों के लिए भी अपन ने एबीसी एनालिसिस डाला, पेपर मोटे मोटे तौर पे वैसे आया। ऑब्वियसली नो टीचर इन इंडिया कैन से पेपर ये आएगा। What he can do is the max he can guess कि ये पेपर आपका बन सकता है, आप देख लो। समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट, दैट वाज 194N। 194N के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर 194M, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। यस अब ये 194M क्या है, याद रखने का तरीका, मेरे पर्सनल पेमेंट। कैसे याद रखोगे, मेरे पर्सनल पेमेंट। देखिए जनरली पर्सनल पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस नहीं आता। अगर आप 194C कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का दे रहे हो, 194H कमीशन पर्सनल प्रोवाइड कर रहे हो, 194J प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पर्सनल पेमेंट्स कर रहे हो,
यस अब जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए मैंने डॉक्टर्स को पेमेंट किया, दैट्स अ बिजनेस पेमेंट। यही प्रोपराइटर की हेल्थ के लिए जो पेमेंट किया जा रहा है प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, दैट इज पर्सनल पेमेंट, जिसके ऊपर ना 194C में टीडीएस कटता है, ना 194H में टीडीएस कटता है, ना 194J में टीडीएस कटता है। इन शॉर्ट किसी और सेक्शन में पर्सनल पेमेंट के लिए टीडीएस कटता नहीं। अब ऐसे पेमेंट्स भी इनकम टैक्स में कवर हो जाएं, इसलिए निर्मला दीदी ने क्या किया, 194M इंसर्ट किया। वैसे अगर आप देखेंगे टीडीएस की जो पूरी सीरीज है इसमें सिर्फ UVWXYZ बचा है बाकी ए से लेकर के एस तक के तो हम पहुंच गए। एक आध साल अगर और रुक गए तुम तो पूरा एक्स तक के तुमको आ सकता है। फिर ये लोग सीरीज चालू करेंगे, AA, BB, CC, DD, इस तरीके का कुछ चालू करेंगे मेरे हिसाब से। नाउ अब ये लोग ने क्या बोला 194M के अंदर में कि अगर आपका ये जो पेमेंट है, अगर आपका ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट साल भर में एक्सीड कर जाए 50 लाख रुपीज से, कितने से, 50 लाख रुपीज से, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। टीडीएस विल बी एट 5%। समझ में आ रही बात? तो याद रखने का तरीका 194M, बेटा 194M बोले तो मेरे पर्सनल पेमेंट्स। अच्छा, इस सेक्शन में टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? ओनली इंडिविजुअल या एचयूएफ, क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ करके बाकी हर पेमेंट वैसे ही प्रोफेशनल पेमेंट होते हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड चीजें होती है। सो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जब भी कोई पेमेंट कर रहे हैं which is covered in the nature of 194C, 194H, 194J to any resident, और अगर ये पेमेंट एक्सीड कर रहा है कितने से बेटा 50 लाख, टीडीएस 5%। यस इस सेक्शन के प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए आपके पास टैन नंबर होना जरूरी नहीं है। एक मिनट जरा पलटिए, हमने टैन लिखा है कहीं पे, रजिस्टर में पलटो, वहां पे देखो टैन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, उसमें ये है क्या, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या, जरा देखना। बराबर है, यानी इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास टैन नहीं भी है तो आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। सो मेरे पर्सनल पेमेंट, ऐसे पेमेंट जो ना सी में कवर हो रहे हैं, ना एच में कवर हो रहे हैं, ना जे में कवर हो रहे हैं, ऐसे पेमेंट आप 194M में लेके आ सकते हैं। अब सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा? क्वेश्चन विल बी अ मिक्सचर, क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन विल बी अ मिक्सचर। अब क्वेश्चन मिक्स कैसे करेंगे? पूछो ना, कैसे मिक्स करेंगे? आपको क्या करेंगे, 194C से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट बताया जाएगा। बराबर है, देखिए पेमेंट किस तरह से, सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से होगा दैट यू नो एकत्वम लिमिटेड पेड सर्टेन अमाउंट टू लेट्स से अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर XYZ कॉन्ट्रैक्ट, पूरी हिस्ट्री बना करके डाल देंगे और बोलेंगे कि भैया पेमेंट जो किया गया ये 60 लाख रुपीस का एग्रीगेट पेमेंट किया गया, वेदर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। फिर आपका 194C अप्लाई होगा, 194C बोलेगा कि भैया हाँ टीडीएस डिडक्ट होता है अगर ये एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो। याद आ रहा है क्या, 30,000 और 1 लाख, ठीक है। वहां दूसरा पॉइंट पूछेंगे, सपोज इन द अबव क्वेश्चन इफ द पेमेंट वाज मेड फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अब बताइए, अब ऐसे केस में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा ना 194M को हिंट करा, पर उसने आपको वहां ले जाकर के छोड़ दिया। ये सुनो, उसने आपको वहां ले जाकर के छोड़ दिया, राइट। जैसे कई बार होता है ना, आपको मैसेज आता है हाय और क्या कर रहा है, फिर आप बोलते कुछ नहीं तू बता। मैं तो बस कुछ नहीं, इस मंथ में बर्थडे है तो देख रही हूं, सोच रही हूं क्या करना है। लॉजिक क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछो तेरा बर्थडे कौन से तारीख को है। डायरेक्ट नहीं बोला, ले जा करके वहां पे खड़ा कर दिया समझ में आएगा? हाँ डायरेक्ट नहीं बोला, ले जा करके वहां पे खड़ा कर दिया कि भाई ये तारीख आ सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछने का। बराबर है, फिर उसके बाद में आपने खुद से मैसेज किया अच्छा इस तारीख को है, फिर पार्टी कब, ये सारी चीजें होगी। तो पॉइंट ध्यान से सुनिए, ये आ गया पर्सनल पॉइंट। पर्सनल पेमेंट्स के ऊपर आपको 194M का हिंट आएगा, इस तरह से याद रख सकते हो, राइट।
तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू हैव टैन नंबर, विल योर आंसर चेंज? क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? विल योर आंसर चेंज इफ ही डज नॉट हैव टैन नंबर इन केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2? अगर ऊपर टैन नहीं रहा तो दूसरे केस में टैन नहीं रहा तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिक्स्ड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। कलर का, चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट 194 ओ, पेज नंबर 10। ओ भाऊ, पेज नंबर 10। $194 ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। कैसा बेटा? ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। चलिए पहले इस सेक्शन का मेरे को बेसिस बताइए, प्लीज टेल मी द बेसिस ऑफ दिस सेक्शन। ये टीडीएस कब डिडक्ट करते हैं? एनीवन? अच्छा, टीडीएस डिडक्ट कौन कर रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? लेट्स से अमेजॉन। यस, कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर बी वी लर्न अकेडमी अगर वो किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रही होगी तो? कैन ई, मान लीजिए हमने किसी आईडीटी टीचर का प्रोडक्ट सेल किया, सो कैन वी बी ट्रीटेड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर? यस और नो? मान लीजिए अभी एकत्वम अकेडमी ने भी किसी और का सेल किया, वेदर दे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर? ओके, नाउ जिसका सेल कर रहा है वो कौन हुआ? एक हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर जो वेबसाइट डेवलप कर रहा है, ठीक है, ये वेबसाइट हुआ। अब वेबसाइट हो गई VLANclasses.com, इनमें किसी का प्रोडक्ट सेल हुआ। अब बताओ, तो जिसका प्रोडक्ट सेल हुआ वो कौन हुए? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो टीडीएस कब कटेगा? जब ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा। कितने से ऊपर? कितने से ऊपर? 5 लाख। एक्चुअली अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से आने वाले का टर्नओवर 5 करोड़ से 5 लाख से ऊपर नहीं है तो फिर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड वो अपना पान मुझे दे, वो अपना पैन मुझे दे। यस, सो ई कॉमर्स ऑपरेटर, रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो गया भैया? VLearnclasses.com। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन हो गया? लेट्स से दर्शन खरे, आरजे, ADZ एटसेट्रा। एनी yes, e-commerce operator made sale of goods or provision of services through its digital or electronic facility or platform, person 1% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितने परसेंट का बोलो जल्दी से? 1%। दिस 1% इज ऑफ ग्रॉस अमाउंट। लिखो यहां पे, द 1% इज ऑफ ग्रॉस अमाउंट। यस, हालांकि there will be no TDS if paid to individual and HUF whose gross amount of such sale does not exceed 5 lakh, whose gross amount does not exceed 5 lakh, and वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपने को क्या फर्निश कर देता है? पैन। तो अगर जो भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, लेट्स से अभिषेक सर, ऋषभ सर या ETC जो भी है, वो अगर हम हमारे वेबसाइट से 5 लाख रुपए तक का सेल कर रहे हैं, देयर विल बी नो टीडीएस। हमने उनका प्रोडक्ट 5 लाख से ऊपर का बेच दिया, हमने उनका प्रोडक्ट कितने से ऊपर का बेच दिया? 5 लाख से ऊपर का बेच दिया, तो देयर विल बी टीडीएस। टीडीएस कितना बेटा? 1%। अच्छा, जितने बच्चे ऑनलाइन है, मेरे को अभी तक क्या आपका कमेंट नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो सब कनेक्टेड है? इज एवरीथिंग गोइंग ऑन?
राइट? एक बार प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इज एवरीथिंग गोइंग राइट? चलो, सो ध्यान से सुनिएगा। एनी amount received or receivable by e-commerce operator for hosting advertisement or providing any other services which is not in connection with sales. yes, अगर मान लीजिए ये सेल्स से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ होस्टिंग ऑन वेबसाइट से रिलेटेड है, सेल्स से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में टीडीएस होना नहीं है। सो ध्यान से सुनिए, सेक्शन 194 याद रखने का तरीका, ओ से ऑनलाइन वेबसाइट, याद रखने का तरीका ओ से ऑनलाइन वेबसाइट, टीडीएस बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे vlearnclasses.com ये क्या कर रही है, पे कर रही है, किसको पे कर रही है, लेट्स से आरजे को, बराबर, सूट का है, हाँ सूट, ठीक है, ये पेमेंट कर रही है, आरजे कौन हो गया बेटा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो ऋषभ सर कौन हो गए, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। टीडीएस विल बी ordered of 1%, however there will be no TDS, कब, if payee is individual and HUF, provide, बोलो बेटा, PAN and sales does not exceed, बोलो बेटा, 5 lakh and sales does not exceed 5 lakhs. Yes or no? सेम चीज वापस रिपीटेड है यहां पे। अच्छा, दिस इज डीम्ड सेल। एक बार ये नीचे वाला पार्ट पढ़ो और बताओ। एक बच्चा कह रहा है, हाय सर, मैं ऐसे ही आपको देखने आया हूं। आई एम श्योर बेटा तू मेरे ससुराल से नहीं है। थैंक यू सो मच। चेक करो क्या लिखा है यहां पे। अंडरस्टैंड सर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐप या वेबसाइट से सिर्फ बुकिंग करते हैं और पेमेंट जा करके डायरेक्टली किसको करते हैं, उस पर्सन को करते हैं। जैसे अगर आपको एक ऐप पता हो, प्रैक्टो, यस, डॉक्टर बुकिंग के लिए एक ऐप है प्रैक्टो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मान लो ये हो गई अपनी ये वैष्णवी, ठीक है। इसको मान लो एक खुजली वाले डॉक्टर के पास जाना था, ठीक है, खुजली वाला डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर शर्तिया इलाज करता है 15 मिनट में, बराबर ना। अंडरस्टैंड। वैष्णवी के पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल में एक प्रैक्टो ऐप है। ये प्रैक्टो ऐप पे बुकिंग करती है किसके पास के, डॉक्टर, बराबर है।
ये डॉक्टर की बुकिंग करती है. नाउ अंडरस्टैंड. क्या हुआ? क्या हुआ? अरे डॉक्टर खुश हो रहा, पेशेंट आया. डॉक्टर खुश हो रहा है, पेशेंट आया. डॉक्टर की चेयर. ठीक है, ये चेयर पे बेचारा घूमता रहता है. चलो चलो ध्यान से सुनो 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 सुनो. ड्राइंग इतनी काम की नहीं जितना कॉन्सेप्ट काम का है. ध्यान से सुनो. सो वैष्णवी ने क्या किया, ऑनलाइन जाके बुकिंग कर ली. बराबर है. नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये क्लियर है. अब ये डॉक्टर के पास पहुंच गई. जैसे डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर ने व्हाटएवर इलाज किया, इसने अल्टीमेटली डॉक्टर को क्या दे दिया? पैसे. इसने अल्टीमेटली डॉक्टर को क्या किया? पैसे. एक मिनट. नाउ अंडरस्टैंड. जनरली ये होता है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाओ, आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाओ और अरे रुको यार. अरे तुम हंस रहे, मेरे को हंसी आ रही. सुनो, अब इसने प्रैक्टो को पेमेंट किया या डायरेक्टली जाके ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट किया? ई कॉमर्स. अब देखिए, बुकिंग ऑनलाइन हुई, पेमेंट डायरेक्ट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को मिला, क्या तो भी टीडीएस होगा 194 में? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो इसके थ्रू हुआ, भले आपने पेमेंट नहीं किया. अभी आप देखो, कई ऐसा रहता ना यार, आप ब्लिंकिट देख लो, आप वो फूड डिलीवरी एप्स देख लो, स्विगी या जोमैटो, जिसमें आपके पास ऑप्शन है पे एट डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी. यस और नो? अब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो आप बुकिंग तो ऑनलाइन ही कर रहे हो. मतलब जाहिर सी बात है, जब बुकिंग ऑनलाइन हो रही होगी तो जो फूड आउटलेट है दैट हैज टू गिव कमीशन टू द जोमैटो. मतलब सेल तो पेमेंट जो किया जा रहा है, ये तो ई कॉमर्स ऑनलाइन ही किया जा रहा है. नाउ यू टेल मी, क्या इसे भी 194 के अंदर में कवर किया जाएगा? क्योंकि यहां पे पेमेंट किसको मिला? डॉक्टर को. यहां पे पेमेंट डायरेक्टली किसको मिला? डॉक्टर को. राइट? पेमेंट किसको मिला? डॉक्टर को. अब डॉक्टर प्रैक्टो को बाद में जो भी मंथली सेटलमेंट होगा, ये सेटलमेंट होगा, उसमें वो प्रैक्टो को बोल देगा कि भैया हाँ, दीज आर द नंबर ऑफ पेशेंट्स यू हैव गिवन टू मी. क्या इस पे भी 194 होगा? आंसर इज यस. चेक करिए, अब वर्ड पढ़िए. एनी पेमेंट मेड बाय परचेसर डायरेक्टली टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और बोथ facility by an e-commerce operator shall deem to be an amount of credit or paid by e-commerce operator to the e-commerce participant and shall be included in gross amount of such sales or services for the purpose of deduction under 194O. Any deductee who has failed to furnish PAN, the rate of TDS would be 5% instead of 20%. The rate of TDS would be 5% instead of, बोलो बेटा, 20%. एक मिनट. 206AA में जाओ. सर 206AA मतलब पैन, अपना पैन वाला. यस. अरे हाँ या ना? देखिए आपने कुछ यहां पे छोड़ रखा है. इन केस ऑफ 194O द हाइएस्ट रेट ऑफ टीडीएस वुड बी 5%, नॉट 20%. ये हमने कल पढ़ा था. अगर आज आप इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज कल का वीडियो देख के आइएगा, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इज दिस डन? यस. ओके. अब प्लीज इसके ऊपर एक क्वेश्चन समझिए. प्लीज इसके ऊपर एक क्वेश्चन समझिए. सपोज कीजिए coming to the same example again, coming to the same example again. वैष्णवी प्रैक्टो के पास गई, बराबर है. शी मेड द पेमेंट टू प्रैक्टो. The overall payment received by Practo from all type of customer was let's say 10 crore. 10 crore में से
they kept 20%, that is 2 crore, and transferred 8 crore to खुजली वाला डॉक्टर. ठीक है. Now you tell me, TDS will be on 10 crore or 8 crore? 10 crore into, बोलो ना, because the TDS is on gross amount. समझ आ रही है बात? TDS is on ग्रॉस अमाउंट. जितना ग्रॉस आप कलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपको क्या होगा बेटा? TDS होगा. गेटिंग द पॉइंट? सो एग्जांपल लिख दो. इफ वैष्णवी एंड अदर्स paid to Practo 10 crore, Practo after 20% paid 8 crore to doctor, TDS is equal to 10 crore into 1%. इज दिस डन? बहुत बढ़िया. मेरे को एक बार रिवाइज करके बताइए. 194 एन काय पे था? कैश विड्रॉल. 194 ओ काय पे था? 194 एम काय पे था? पर्सनल पेमेंट्स. अब तक 3 ही सेक्शन हुए अपने. 194 क्यू. एक मिनट, कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताइए. अगर 194 क्यू वर्सेस 194 ओ हुआ तो? अगर 206C1H वर्सेस 194O हुआ तो? 194O. ये पॉइंट याद आ रहा है मालिक सभी को? चलो नेक्स्ट सीन बनाते हैं. 194Q, सेल ऑफ गुड्स. एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ 206C1H. याद है कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था. ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है. वो TCS है, ये TDS है. अब यहां पे TDS कौन डिडक्ट करेगा बेटा? बायर. बायर अगर क्या कर रहा है बेटा? गुड्स बाय कर रहा है एक्सीडिंग ₹50 लाख. TDS is at the rate of 0.1% on sum exceeding 50 lakhs. So please tell me, suppose 206C1H also applied versus 194Q also applied, whether I will deduct TCS or TDS? TDS. 194Q will prevail over 206C1H. Yes or no? बायर भी एरा घेरा नत्थु कह रहा चल जाएगा. याद करो, सेलर भी तभी TCS कर सकता था जब उसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर एक्सीड. तो बायर भी वो होना चाहिए जिसका टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ इन प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच परचेस इज मेड.
सर एक क्वेश्चन है मेरा, आपने कहा 50 लाख के ऊपर का परचेस किया तो टीडीएस आएगा। माई इनवॉइस इज एज अंडर। देखिए इंस्टीट्यूट कैसे आपको ये क्वेश्चन देगा, सुनना। मैं सीए फाइनल जब पढ़ाता रहता हूं उसके अंदर में इसी तरीके से आपको बताता हूं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरीके से होगा तो तेरा आंसर फ्रेमिंग किस तरीके से होगा। तेरे को क्या करेंगे, तेरे को एक इनवॉइस की कॉपी दिखा देंगे। यस तेरे को बोलेंगे मिस्टर विजय हैज ब्रॉट दिस प्रोडक्ट, द इनवॉइस इज एज अंडर। ठीक है, यहां पे तेरे को इस तरह से गुमराह करके प्रोडक्ट ए 20 लाख, प्रोडक्ट बी 30 लाख, प्रोडक्ट सी 10 लाख, टोटल बिल 60 लाख प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, वॉट एवर इज द अमाउंट और टोटल। अब बता तेरे को टीडीएस करना है क्या। सपोज कर ले ये आया 32 लाख, टोटल हुआ 52 लाख। विल देयर बी टीडीएस? इफ यस ऑन व्हाट अमाउंट, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी? व्हाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी? व्हाई एक्सक्लूसिव? सपोज इनपुट क्रेडिट एलिजिबल नहीं है, अब ऑन द होल अमाउंट, यही आप गलती कर रहे हो। इट इज इररेलेवेंट सामने वाले को इनपुट मिल रहा है या नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? इट इज इररेलेवेंट। अरे मेरे को क्या लेन देन है सामने वाले को इनपुट मिल रहा नहीं मिल रहा। अब समझिए बात को इसको। हाँ तो व्हाट अबाउट जीएसटी कंपोनेंट? व्हाट अबाउट जीएसटी कंपोनेंट? इफ जीएसटी शोन सेपरेटली, वैल्यू एक्सक्लूडिंग, बोलना मेरा बच्चा, जीएसटी, वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, नॉट शोन सेपरेटली ऑन होल वैल्यू। सर जीएसटी में कौन से वाले जीएसटी आएंगे? हमने बहुत भारी के टीचर से पढ़ा है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, हर तरीके के जीएसटी जितने तुमने पढ़े। सर एक प्रश्न पढ़ ले इचारू का। सर व्हाट अबाउट इफ बायर इज नॉन रेसिडेंट, वेदर देयर विल बी टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q? जल्दी से बोलो। इफ बायर इज नॉन रेसिडेंट, वेदर देयर विल बी टीडीएस अंडर 194Q? कैसी बात कर रहे हो? सपोज करो उज्बेकिस्तान से कोई आदमी आया इंडिया में परचेज करने के लिए, वो इंडिया का टीडीएस वो क्यों काटेगा? किसी से भी कटवाओगी क्या? अरे यार पॉकेट में, अरे आप मेरे को लॉजिकली, उज्बेकिस्तान से आदमी आया आपको उससे कटवाने का, अरे कुछ सेंस है? बायर नॉन रेसिडेंट है, नो टीडीएस अंडर 194 की लिखो। शौक आए बड़े। सर एक और क्वेश्चन है, सुनो। सर सेलर का इनकम इच एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10,
will buyer deduct TDS? सेलर का ही इनकम एग्जम्प्ट है, विल बायर डिडक्ट टीडीएस? ऐसा हो सकता ना, अभी जो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसका इनकम ही एग्जम्प्ट हो, पॉसिबल है ना? लेट से फार्मर है तो गुड्स ही ना, सपोज फार्मर ने मूली बेची, मूली 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 नहीं, मूली बोलो बोलो जल्दी बोलो, फार्मर में ने मूली बेची, जल्दी बताओ, पर सामने वाले का इनकम एग्जाम्प्ट है, हम तो है बायर, हमारा तो पिछले साल 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर था, हमारा होटल है वाओ होटल्स, काफी फैला हुआ बिजनेस है हमारा वाओ होटल्स काफी फैला हुआ बिजनेस है, बताओ जल्दी, विल देयर बी टीडीएस? जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो? नो टीडीएस। लेने वाले के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं, काट के क्या करोगे? लेने वाले के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं, काट के क्या करोगे? लिखते जाओ, ये एक बाबा जो रोज ज्ञान नहीं देते है। सर सुनो ना, मला एक और प्रश्न पडलाय, विचारू का? सर व्हाट अबाउट एडवांस पेमेंट? एडवांस पेमेंट पे टीडीएस होगा क्या अंडर सेक्शन 194 क्यू? विल देयर बी टीडीएस अंडर 194 क्यू ऑन एडवांस पेमेंट? ऑब्वियसली यस, अपने को क्या लेन देन है, एडवांस है कि नॉर्मल है? यस देयर विल बी टीडीएस अंडर 194 क्यू, यस देयर विल बी टीडीएस अंडर 194 क्यू। यस और नो? अब देखो, आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते, एग्जामिनर क्या करेगा, सब ऐसा मिक्स करेगा जोर से, ध्यान से सुनना। हम लोग एक नई कंपनी है वाओ एलएलपी, बराबर, एक नया बॉडी कॉर्पोरेट है वाओ एलएलपी, हमारा करंट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, प्रीसीडिंग ईयर का 10 करोड़ के ऊपर नहीं है। क्या करंट ईयर से टीडीएस करने का क्या? क्यों? क्या सेक्शन ने मैं बहुत क्लियरली पहले बोला प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 194O इज नॉट एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन? लिखो, बहुत प्यारी बात है, 194Q इज नॉट एप्लीकेबल, मैंने ओ बोला शायद, आई स्टैंड करेक्टेड, 194Q इज नॉट एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यस और नो? चलिए, डन, आ गया बेटा। 194 क्यू, बायर हुज टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एक्सीड 10 करोड़, सेलर रेसिडेंट हु सेल द गुड्स, सेलर क्या होना चाहिए? रेसिडेंट हु सेल द गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख। तो बताइए 52 लाख का है तो 2 लाख इंटू 0.1% टीडीएस रहेगा। 194 क्यूब अप्लाई टू ऑल परचेज वेदर on capital or revenue account. Section is applicable whether buyer is resident or non-resident. कुछ अलग है? कहां से अलग है? If buyer is resident, CBDT, clarified by CBDT. If the resident seller does not provide PAN, resident seller does not provide PAN, then TDS will be 5% instead of 1%.
एक मिनट, जरा 206AA में जाओ। मालूम मुझे बहुत पचपच करने की इच्छा होती तुम्हारी। 206AA काय से रिलेटेड था वही भूल गया मैं, बोलो जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरा बच्चा। 206AA यानी क्या मैं इसको 194O यहां एक और पॉइंट लिख सकता हूं क्या? इन केस ऑफ 194Q इंस्टेड ऑफ 0.1% टेक 5%। ओ या चलो, what was the last section we did? 194Q. आओ, अगर देखोगे हमने 4 बड़े सेक्शन खत्म किए भाई साहब। कौन से? 194M, 194N, 194O, 194Q, चारों सेक्शन डन हो गए। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर 194P। अच्छा, कल की लिस्ट में मैंने 194P शायद नहीं लिखा था, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट में 194P भी डालो। बराबर है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट में डालना है 194P। सुनिए सुनिए सुनिए, अब ये क्या है? नया है वह, नया है वह। अब देखिए है क्या, एक्चुअली ये टीडीएस का सेक्शन ही नहीं है, ये सेक्शन है कि किसी सीनियर सिटीजन को रिटर्न नहीं भरना होगा अगर बैंक ने उनका टीडीएस डिडक्ट कर दिया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू गिव एन एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न टू अ सीनियर सिटीजन। primary point of this section is to give an exemption to senior citizen from filing return of income provided the bank deduct the TDS। तो इस सेक्शन को कंप्लाई करने का बाद क्या होगा? सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। यही एक बात। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज, यहां जनरली हम पूरे इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन मतलब क्या मानते हैं? एनी पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 60 years, एवरीबॉडी। इस सेक्शन में सीनियर सिटीजन मतलब 75 years है। इस सेक्शन में सीनियर सिटीजन मतलब 75 years है। यस, ध्यान से सुनिए। द पर्सन विल बी क्वालिफाइड एज स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन if it satisfy the following condition. What are those condition? Senior citizen should be at age of 75 years or more. He should be resident in India. Senior should be receiving only two income, pension income and interest income. हम ऐसे सीनियर सिटीजन को कवर कर रहे हैं जिसकी सिर्फ दो ही इनकम है, या तो पेंशन इनकम या तो इंटरेस्ट इनकम। Yes, and senior citizen has furnished the required declaration from the specified bank. Yes, the specified bank means a bank notified by central government. Based on the above declaration, the bank will compute the total income of specified person, after giving the deduction under 80C to 80U and rebate if any, and deduct the appropriate income tax on the said total income. If all things are done, such senior citizen are not required to furnish the return of income. ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएगा। अब पूछो कैसे?
इस पे क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसा होगा? आपको क्या किया जाएगा? सबसे पहले बोला जाएगा मिस्टर वट एवर नेम इज अ सीनियर सिटीजन, यस और नो? मिस्टर वट एवर नेम इज अ सीनियर सिटीजन हैज फॉलोइंग इनकम। फॉलोइंग इनकम में वो आपको इनकम भी दे देंगे। दे विल आस्क यू टू कंप्यूट इनकम। इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, रिटर्न नहीं भरना है। इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, रिटर्न नहीं भरना है, ठीक है? एज आपको 75 प्लस दे दी जाएगी। रिटर्न कंप्यूट करने बोलेंगे। रिटर्न कंप्यूट करने के बाद आपको क्या करेंगे? एक हिस्ट्री और देंगे। वो बोलेंगे दे हैव अ बैंक अकाउंट विथ लेट्स से एसबीआई, जिसके अंदर में उनका बैंक अकाउंट नंबर ये है एंड इतने सालों से ऑपरेट हो रहा है। फालतू की इंफॉर्मेशन जिसका कोई काम नहीं, जरूर दी जाएगी, बराबर है? उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? उसके बाद ये लोग बोलेंगे मिस्टर वट एवर हिज नेम हैज प्रोवाइडेड the income details or his pension and interest income is credited to the said SBI account only on which bank has appropriately deducted the tax. Point number 1, is he required to file return? Is he required to file return? दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, what will be your answer if he has any other income? What will be your answer if he has any other income? Then आपका आंसर क्या हो जाएगा? Yes, क्योंकि ये बेनिफिट तभी अवेलेबल है when he has only two kind of income, pension income and interest income. एक हिडन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में दी जाएगी। जो पेंशन आपको आ रही है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना मत भूलना। पेंशन एम्प्लॉयर से आ रही है, सैलरी में जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलना चाहिए। ये करना गलती से भी मत भूलना। समझ में आया क्या? दैट्स हाउ क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? 194P समझ में आया? ओके। यहां पे बोला रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। रिबेट की कंडीशन क्या थी? Assessee should be individual. He should be total income does not exceed. याद आ रहा है ना? चलो 194P के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट की लिस्ट देखो, और कौन सा इंपॉर्टेंट बताया था? R. Everybody please come to 194R. पेज नंबर 12। कहीं पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। कहां पढ़ा था? याद होगा तो सपोज कर लो। ध्यान से सुनना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जो भी कंपनी किसी भी तरीके का बेनिफिट या परक्विजिट्स प्रोवाइड करती है, जो भी कंपनी किसी भी तरीके का बेनिफिट या परक्विजिट्स प्रोवाइड करती है, जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, अंडर सेक्शन 37, क्योंकि उसके लिए ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा। ये सुनो, उसके लिए ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा। जिस व्यक्ति को मिल रहा है उसके लिए ये पीजीबीपी होगा। जो दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां आएगी? 194R। लेट अस अंडरस्टैंड। कार ऑन व्हील्स करके एक कंपनी क्या करती है? बालाजी मोटर्स। क्या बेटा? बालाजी मोटर्स को एक टारगेट देती है, एंड अपॉन दिस टारगेट दे प्रोवाइडेड अ फॉरेन ट्रैवल। They provided a foreign travel whose fair market value is ₹1 lakh. Now, car on wheels के लिए क्या ये expenses है? Yes. क्या ये expenses allowed है? Yes. Under section 37. इनके लिए 1 लाख रुपीस क्या किया जाएगा? Taxable. Under section 28. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
टीडीएस डिडक्ट करने की अंडर सेक्शन 194 आर कितना 1 लाख इंटू, बोलिए जल्दी से, 1 लाख इंटू 10%। बनाओ जल्दी जल्दी। Is this done? चलो आओ। स्पेसिफाइड पर्सन, सर स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन? इंडिविजुअल या एचयूएफ टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे, इंडिविजुअल या एचयूएफ टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे जब उनका टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ और ग्रॉस रिसीट एक्सीड 50 लाख। अदर तब करेंगे व्हेन इट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट। जब भी किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 20,000 per annum, then 10% on the value or aggregate value of such benefit. Yes, before providing such benefit shall be done. नीचे एक एग्जाम्पल दिया, जल्दी से एग्जाम्पल पढ़ो। Is it done? चलो 194 आर के बाद क्या था? बच्चों खुशखबरी है, 194S आपके सिलेबस में डाला नहीं गया, ये फाइनल के सिलेबस में है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हुई। चलो आओ फटाफट कुछ और टीडीएस करते हैं। इसके अलावा कोई लिस्ट में बाकी इंपॉर्टेंट वो देखो, ये अपने इंपॉर्टेंट वाले टीडीएस पार्ट खत्म हुए, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ थोड़े इजी और नॉन रिलेवेंट वाले भी, इजी भी और नॉट रिलेवेंट वाले भी। एवरीबॉडी जल्दी से आइए, 194 बी एंड डबल बी, पेज नंबर 4, 194 बी डबल बी, ये दोनों भी आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, कब पढ़ा है? जब हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, आईएफओएस। आईएफओएस में अगर कैजुअल विनिंग कितने से ऊपर जाती है बेटा, 10,000, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। सो अगर आपकी विनिंग, आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, विनिंग 10,000 से ऊपर है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। यस, मुझे एक बात बताइए, अगर विनिंग काइंड में हुई तो सपोज कर लीजिए आप आते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 और मैं आपको गिफ्ट करता हूं एक महिंद्रा थार, बराबर। अब बताइए
ये 194 आर में आएगा या 194 बी? समझ में आया क्वेश्चन का फ्रेमिंग? क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आया क्या? अरे सर नो। अब बताइए ये किधर आएगा? विल दिस बी अंडर 194 आर? यस और नो? आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। 194 आर में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपका बिजनेस या प्रोफेशन में होना जरूरी है, तभी तो वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पैसा आप जाओगे 194 आर, 194 आर में तो है ही नहीं। फिर सर फिर 194 बी में ला लेंगे, यहां भी नहीं। पूछो क्यों? कमाल करते हो यार पांडे जी, ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना था जिसमें विनिंग थी। इट वॉज एन एग्जाम, इट इज अ काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, जिसके लिए अभी तक कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है टीडीएस का। सर चलो टीडीएस नहीं रह गया, पर क्या आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ महिंद्रा थार 20 लाख, बताइए टीडीएस नहीं कटेगा, ये मैं श्योर कर दिया। अब बताओ आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? यस और नो? फिर पागल हो तुम। कार इज नॉट अ कैपिटल असेट। Is car a capital asset? Where the hell you tax? Where the hell you will tax? 56 to 10? Oh, समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहे हैं? There is no taxability in the hands of receiver. That is the only reason there is no TDS. आता कड़ल का ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ये सर सम पीपल हियर बी लाइक, मेरे को घर को नाही पडलं, काय आयुष्याचं करून ठेवलंय साला। ये खत्म होता है, इसको पढ़ के आओ तो ये गायब हो जाता है, उसको पढ़ के आओ तो वो गायब हो जाता है, ये करो तो वो गायब हो जाता है। करायचं होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसी तुमको कोई अपनी, एक बात समझो बेटा, तुम्हारे हाथ में ना ऐसी कोई अपनी जिंदगी, अगर तुम कभी टीचर बने तो, या ऐसी कोई कंपनी नहीं देगा जहां पे वो खुद अपना सपना लेकर के चल रहा है, वो सपना तुम्हारे हाथ में सौंपता है। एक बात समझ के चलना, जब कोई तुम्हें अपनी फाइल देता है ना बेटा, तुम्हें वो डिटेल्स भी पता होती है जो उसकी बीवी को पता ना हो। यस, ऐसा होता है। आई हैड वन क्लाइंट, मेरे को ही पता है 2 भाभियां हैं, मेरे को ही पता है 2 भाभी है। इधर वाली भाभी से मिले और भाभी कैसे हो, उधर वाली से मिले और भाभी कैसे हो। समझ आ रही बात? सो अंडरस्टैंड वो अपनी वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा है। एक बात समझ के रखिएगा, सीए, डॉक्टर, एडवोकेट, ये 3 प्रोफेशन ऐसे प्रोफेशन है जहां पे आदमी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करता है जो शायद उसके घर वालों को भी पता ना हो। तुम्हारे हाथ में अगर इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी तो तुम्हारे से एक्सपेक्टेड रहेगा कि तुम एक चीज नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी ज्ञान लो। कोई तुमको इतने से, अच्छा दुनिया भर के रिवीजन वीडियोस मिल सकते हैं तुमको यूट्यूब पे, जितना डिटेल में अपन डिस्कस कर रहे हैं ना उतना डिटेल में है नहीं। वो सेक्शन को पढ़ाना और सेक्शन के अंदर तक जाना 2 अलग चीजें हैं मेरे भाई। ये सुनो, आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा बीइंग अ स्टूडेंट। सी, फाउंडेशन के अंदर में तुम्हारे को बेसिक नॉलेज की जरूरत थी। यहां तुम्हारा मॉड्यूल ही कहता है वर्किंग नॉलेज, और वर्किंग करते वक्त सिर्फ एक चीज याद नहीं रखनी पड़ती, सब चीजें याद रखनी पड़ती। कोई जब तुम्हारे नाम के आगे सीए लगाएगा ना तो उससे तुम्हारी वैल्यू को बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगी। और तुमको ऐसा लगता है क्या कि इंस्टीट्यूट इस वैल्यू को 1% भी हिलाने की कोशिश में होगा? तुमको ऐसा लगता होगा अपन ने एग्जाम दी, अपन ने बहुत भारी का पेपर लिख करके आया, इंस्टीट्यूट तुम्हारे पेपर को इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएट करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये आदमी इज्जत लुटा के आएगा ना, वो तुमको पास ही नहीं करेगा। कितना आसानी से तुमने पहले कह दिया हाँ टीडीएस कटेगा। अरे किधर, हम लोग डिस्कस करें जब सामने वाले का बिजनेस है। फिर तुमने कह दिया गिफ्ट भी टैक्स कर दो, बाहर आकर के तुम क्या बोलोगे, भाई इतना इजी क्वेश्चन आया था ना, पूरा लिख के आया सर में। हाउ, वो इधर गिफ्ट का प्रोविजन लगने वाला था, इधर वो आपने 194 आर पढ़ाया था।
तेरे को बोला क्या, तू करता क्या, तू बोलतोस काय, तू करतोस काय, तुझी लांबी काय, तुझी रुंदी काय. समझ आया तेरे तेरे को बोला क्या, तू कर क्या रहा. अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है. अपन ने ये भी डिस्कस किया था, आईएफएस में है. अपन ये भी डिस्कस कर रहे हैं 194 आर में क्या है. तू वहां पे कुछ का कुछ आविष्कार करके आया और कुछ नहीं तो स्टूडेंट की जगह तू लॉ मेकर ही बन गया. शम्मी कपूर. हाँ, वापस से टॉपिक पे आता हूं. अब बताइए, हमने कोई गेम शो रखा था, हमने कोई गेम शो रखा था. गेम शो में आप जीते, आपको महिंद्रा थार दिया. अब बताइए, विल देयर बी टीडीएस? हाँ, हाउ? आपने गेम खेला, विनिंग आई, बराबर है. सपोज करके चलते हैं. नाम क्या बेटा तेरा? सेजल. नहीं, तेरा पिछले बार हो गया. तेरा नाम क्या बेटा? वैष्णव. वैष्णवी भी हो गया. तेरा नाम क्या बेटा? मिताली. ठीक है, न्यू नेम. ओके. ये मिताली बच्ची को अपन ने महिंद्रा थार दिया. हालांकि उसके साइज के हिसाब से बहुत बड़ी है गाड़ी, पर फिर भी समझो अपन ने उस बच्ची को महिंद्रा थार दे दिया. अब लॉजिकली स्पीकिंग आप बोल रहे हो टीडीएस करेंगे कैसे? समझाओ ना. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज 20 लाख. टीडीएस कैसे करेंगे? टीडीएस तो अमाउंट पेबल से दिया जाता है ना. अमाउंट पेबल तो है ही नहीं, सीधा कार गिरेंगे. रोडीज में देखिए बाइक या कार दी जाती है, यस और नो? यस. अब बताइए टीडीएस कैसे होगा? पहले कलेक्ट होगा. ऐसा तो नहीं होने वाला ना टीडीएस के नाम पे 4 टायर निकाल के दे दिए. हो छम्मी, ऐसा तो नहीं होने वाला टीडीएस के नाम पे 4 टायर. व्हाट इज द लॉ रिक्वायरमेंट इज, फर्स्ट वी विल कलेक्ट द टैक्स एंड देन विल डिस्ट्रीब्यूट द विनिंग्स. समझ में आई बात? सो इफ विनिंग इज इन काइंड, if winning is in kind, first collect the amount, then release the assets or winning. If winning is in kind, इतने आसानी से हो जाता ना तो जितने लोग बीकॉम कर रहे हैं ना उतने लोग ही सीए होते हैं. समझ आ रही है बात? बट वैल्यू तुम्हारी है ही इसलिए ना कि तुम मल्टीपल चीजें एक साथ याद रख सकते हो. और डोंट वरी, ये तुम्हारा डिफॉल्ट प्रोसेस रहेगा क्योंकि तुम इतनी चीजों से गुजरोगे. आ जाओ बेटा, नेक्स्ट चीज 194D, द इंश्योरेंस कमीशन. कैसे याद रख सकते हो? द इंश्योरेंस कमीशन. मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी जब भी इंश्योरेंस एजेंट को 15,000 पर एनम के ऊपर इंश्योरेंस कमीशन पे करती है, टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%. सो इंश्योरेंस कंपनी जब भी अपने एजेंट को देगी एक्सीडिंग रुपीज 15,000, 5% टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. क्लियर है मालिक? इधर आइए, सेक्शन 194G पेज नंबर 5. सेक्शन 194G पेज नंबर 5. ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्पीड में कर सकते हैं. सेक्शन 194G, टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट. अब लॉटरी टिकट बेचने के ऊपर अगर कमीशन दिया जा रहा है 15,000 से ऊपर गया साल भर का, 5% टीडीएस. यस, याद रखने का तरीका, जी मैं लॉटरी बेचता हूं, जी मैं लॉटरी बेचता हूं. सो लॉटरी सेलिंग कमीशन अगर 15,000 पर एनम, इन शॉर्ट चाहे आप इंश्योरेंस बेचो चाहे आप लॉटरी बेचो, 15,000 5%. अरे एवरीबॉडी 15,000 5%. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 194F. बिल्कुल ये पूछने नहीं वाले इसलिए मैं इस पर उतना टाइम डेडिकेट भी नहीं करने वाला. म्यूचुअल फंड कंपनीज को कहा गया कि एक टाइम पे इनके द्वारा इशूड एक यूनिट हुआ करते थे 80 सीसीबी यूनिट्स. क्या बोला जाता है, बोलो बेटा इसको? 80 सीसीबी यूनिट्स. जिस यूनिट्स में पैसा लगाने पे आपको 80 सीसीबी में डिडक्शन मिला करता था. तो इन्होंने रिसेंटली, दैट इज सेबी ने रिसेंटली क्या किया, बोला कि भैया आप ये 80 सीसीबी के यूनिट्स रीपर्चेज करो.
और तुरंत इनकम टैक्स में एक प्रोविजन डाल दिया गया कि भैया अगर 80 सीसीबी के यूनिट्स रीपर्चेस हो रहे, बाय बैक रीपर्चेस हो रहे, तो ऐसे केस में टीडीएस आएगा, ऐसे केस में टीडीएस आएगा। सेक्शन रीड करिए। सेक्शन रीड करिए। द टीडीएस will be at the rate of 20%. The TDS will be at the rate of 20%. Done. 194E IMP, 194E IMP। ऐसे तो नॉन रेसिडेंट के पेमेंट्स पे बहुत सारे टीडीएस, आप जब मेरे साथ सीए फाइनल में आएंगे तब पढ़ाऊंगा। आपको इंटर लेवल पे सिर्फ एक ही है, इंटर लेवल पे सिर्फ एक ही है, ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एंटिटी। यस, सुनो, अजूम राइट, लसित मलिंगा कौन बेटा? लसित मलिंगा इंडिया आया। इंडिया के अंदर में उन्होंने किंगफिशर की ऐड करी, उसमें मस्त गाना गाया, उलाला ले 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 लो बराबर है। किंगफिशर डिस्टिल्ड वाटर की ऐड करी और उन्होंने क्या किया? पेमेंट रिसीव किया। इज ही अ नॉन रेसिडेंट? यस। रिसीविंग द पेमेंट, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन इंक्लूड स्पोर्ट्स वुमन ऑल्सो नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट में कहा है मैन इंक्लूड्स वुमेन। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंटरटेनर, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंटरटेनर या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। चलिए, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंटरटेनर भी कवर है या नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर भी कवर है। नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर मतलब वो नहीं आईपीएल में वो दीदी चेयर गर्ल्स, याद आ रहा क्या? हाँ, उनको भी पेमेंट किया आपने एनी अमाउंट। कैसे बेटा? 20%। टॉप तो सरचार्ज लगेगा, एचईसी भी लगेगा इफ एनी। नॉन रेसिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहे हो, सरचार्ज एंड एचईसी लगेगा इफ एनी। सो यहां पे लॉजिकली ये 20% रहेगा या इफेक्टिव रेट कुछ बदल जाएगा? बदल जाएगा। व्हाट विल बी द रेट? 20 + 4%, दैट इज 20.80% will be the TDS rate। अरे एवरीबॉडी, ये कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, ये लिखो। सुनो, चलो जी भाई जी। सो यहां पे इफेक्टिव रेट आ जाएगा 20.80%। तो बताइए, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को आपने पेमेंट किया 1 लाख रुपीज, 1 लाख इंटू 20.80 विल बी TDS। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे 194EE, 194EE, TDS ऑन पेमेंट अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम। अगर कोई भी पर्सन, लेट्स से पोस्ट ऑफिस, किसी भी इंडिविजुअल को पेमेंट कर रही है, किसका बेटा? एनएसएस के अंदर में, एंड द पेमेंट एक्सीड 2500, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। इज दिस डन? कमिंग टू 194IA, इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 7। 194IA, पता नहीं क्यों बस पढ़ा सा लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरे को पढ़ा सा लग रहा है। आहो, बोलो बोलो बोलो,
कहां पड़ा है 50C कैप गेन्स। अगर प्रॉपर्टी क्या हो रही है बेटा, बाय हो रही है, तो जो बायर है ये टीडीएस करेगा। क्या इसमें अमेंडमेंट भी था? यस। अमेंडमेंट क्या था? पहले ये सेक्शन लिखता था कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर गया तो टीडीएस करना है। अब सेक्शन कह रहा है अगर आपका कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों वर्ड लिख रहा है वो, कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने से ऊपर गया बेटा 50 लाख, तो आपको टीडीएस करना है 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। यानी यहां पे मल्टीपल अमेंडमेंट हुए, यहां पे क्या हुआ बेटा, मल्टीपल अमेंडमेंट हुए। यस। सो कंसिडरेशन अगर एक्सीड करता है कितना बेटा 50 लाख से, सो आपको कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करता है 50 लाख से तो टीडीएस आएगा। टीडीएस विल बी 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अब यहां पे कंसिडरेशन को लेकर के बहुत इशू थे क्योंकि बिल्डर यहां पे चालाकी करते थे। बिल्डर क्या करते थे, मान लीजिए अब जनरली कोई घर लेता है तो पार्किंग भी खरीदता है। यस। वो क्या करते थे, सपोज दोनों का मिला के 52 लाख हो रहा था तो बिल्डर क्या करता था, प्रॉपर्टी का वैल्यू 49 एंड पार्किंग का वैल्यू 5 लाख और टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करवाता था। ऐसे केस में गवर्नमेंट को समझ में आ गया, चालाक ब्रो चालाक, उनने क्या किया, कंसिडरेशन की डेफिनेशन ही बदल दी। उनने क्या किया, कंसिडरेशन की डेफिनेशन ही बदल दी। उनने कहा कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस इन द नटूरे ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय वाटर नेम कॉल्ड। उन्होंने बोला जितना तू पैसा दे रहा है वो सब इंक्लूडेड कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। तो क्लब चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, फलाना चार्जेस, ढिमका चार्जेस सब इंक्लूडेड। अच्छा जी सर कुछ बातें मेरे पास पैन नंबर नहीं है, क्या मैं टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूं इस सेक्शन में? नहीं याद आ रहा, 206 डबल ए पलट लो, पहला पॉइंट यही लिखा है ना, देख लो पहला पॉइंट यही लिखा है। मतलब ये सुनो, अगर सामने वाले ने पैन प्रोवाइड नहीं किया क्या हम बोल सकते हैं 20% विल बी टैक्स डिडक्टेड एज पर 206 डबल ए। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जो सेलर है ये को ओनर है, दोनों का शेयर 50-50, कंसिडरेशन वैल्यू 55 लाख, विल बी देयर बी टीडीएस, कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी 55 लाख। जो बेच रहे वो दो लोग हैं, दोनों का इक्वल शेयर है, विल देयर बी टीडीएस। क्यों, इंडिविजुअल तो 50 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहा। द सेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन कंसिडरेशन एक्सीड, इररिलेवेंट कंसिडरेशन एक आदमी को जा रहा है 3 आदमी को जा रहा है। सो if seller jointly own the property, sell for a total consideration of 50 lakh or more, then section 194I is attracted even if each co-owner's consideration is less than 50 lakhs. Each co-owner's consideration भी 50 लाख से कम रहे तो आपको ये करना पड़ेगा। yes. अच्छा जी, नॉन रेसिडेंट के केस में टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195। याद होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सर्टिफिकेट आता है फॉर्म 16B एंड टीडीएस रिटर्न होता है फॉर्म 26QB। ये हमने कल ही पढ़ा था। ओ या मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, टेल मी व्हाट वाज 206 डबल ए, 206 CC, पैन विथ रिस्पेक्ट टू टीसीएस। क्लियर है? टीडीएस सर्टिफिकेट, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टीसीएस, एक ही सेक्शन टीसीएस, सब सेक्शन बदलेंगे।
194 IA, purchase of property. 194 N, 194 O, 194 Q, 194 P. एक मिनट, 194 क्यों आपने सेल ऑफ गुड्स बोला क्या? 194 P, सीनियर सिटीजन. 194 R, जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाएं. पलटाओ पलटाओ, अमेंडमेंट है रे नाला को. 194 B, डबल B, 194 F, म्यूचुअल फंड. 194 E, नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर. 194 M, यस. अच्छा, बस इतना ही पढ़ा हमने. 194 डबल E, NSS. द इंश्योरेंस कमीशन. आ गया ना इधर? डन है. 5, 10, 15, 20 सेक्शन हुए हैं टीडीएस के. सर और कितना बाकी है? अभी तो ICJHA 193, 192 सब बाकी है. भूले नहीं हो ना? हाँ, वो भी सेक्शन है. यस. लेकिन हाँ, इस बात की खुशी आपको हो सकती है कि कल टीडीएस खत्म हो जाएगा. कल टीडीएस खत्म. टांगे पलटी घोड़े फरार. यहां से आधे लोग कल गायब दिखेंगे. उनके हिसाब से ड्यूटी खत्म. गलती से भी ऐसा करना मत. चुपचाप टिका के बैठने का. बैग 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 टिका के नीचे बैठ जाने का. 194 IB. चलो आओ जल्दी से. क्या हुआ अभी? बस हो गया क्या आज? अरे वाह वाह वाह, बस हो गया आज. चलो बहुत बढ़िया. एक क्वेश्चन देता हूं फिर. अरे वैसे भी अपना क्लबिंग बाकी है ना, टेंशन नहीं. नहीं 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 नहीं, नहीं. आओ अभी तुम. आईबी आओ. चलो क्लबिंग के क्वेश्चन पे आओ. नहीं ना बेट. अरे एक तो तुम्हारे लिए मैं मेरी सगी बीवी को छोड़ के आया. तुम्हारे लिए मैंने घूमने जाने का प्लान कैंसिल किया मालूम, फक्त तुमच्यासाठी. चल बेटा. बेटे क्वेश्चन नंबर 1. चलो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1. कम ऑन KWIC के क्विक. देखो इतना तो तुम सब ये जो YouTube वाले बच्चे ये शायद न जानते हो, पर तुम सब मेरे को ऑलरेडी जानते हो. तुम में से एक को भी लगता है मैं छोड़ सकता हूं? क्यों जबरदस्ती ट्राई करते हैं? आ जाओ. यू पीपल ऑलरेडी नो मी. मैं संडे तुमको नहीं छोड़ा. हाँ चलो चलो जल्दी, इसी बहाने सॉल्व हो जाएगा. रीड द क्वेश्चन. गिव द स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. क्या ये सच्ची घटना पे आधारित है? वाई हु इज फिजिकली हैंडीकैप्ड माइनर अर्न्स बैंक इंटरेस्ट, ही इज ऑल्सो डिसेबल्ड.
60,000 from making bag manually himself. The total income of Y shall be computed in his hand separately. Do you agree? आंसर का फ्रेमिंग कैसे होगा? जब भी क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पे आए, आंसर शुड स्टार्ट विथ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एज पर सेक्शन 64(1)(a), if minor is handicapped or the minor has worked manually, the clubbing provision is not applicable, which means the income is taxable in his hands only. Kalala? So Y will be assessed in his hand. Answer was absolutely correct. Yes. Question number 2. चलो चलो चलो. बताइए. How about this statement? Is this statement true or false? Is this statement true or false? You sure? You sure? चलो फिर. Clubbing provisions are attracted. The contention of Kasturi hence is not valid. Is it a scheme of no, not cross, transferred to son's wife? Question number 6. This question is also covered in your module. बताइए. सेक्शन 60 is applicable. Transfer of income without transfer of assets. Question number 7. Is this a case of cross transfer? Keshavji Morarji case, whether clubbing provision can be attracted? Yes. If AO finds that a circuitous method, क्या बोला बेटा? A circuitous method has been adopted to evade the tax, clubbing provision can be attracted. अरे yes or no? इजी है, इजी है, इजी है. डन. बाकी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं. इज दिस डन? बाय बोलो बच्चों. कल का टारगेट बड़ा सिंपल है. कल टीडीएस खत्म. हाँ जी. बाय बाय तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. इतने बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है, ठीक है.